तो बिल्कुल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहला टॉपिक है ये क्लास 1, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें लिखो सबसे पहला वाला पॉइंट, ये जो पेज दिया था मैंने वो पढ़ लिया आप लोगों ने पूरा नहीं, फ्रंट में 2 पेज तो था, उसको भी नहीं पढ़ा पूरा। चलो कोई बात नहीं, लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में लिखो पहला, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अरे डियर हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर क्वांटिटी का मतलब आप समझते ही हो कि इनको अगर जोड़ने की बात आएगी तो वेक्टर की तरीके से नहीं जोड़ के किस तरीके से जोड़ोगे आप, नंबर्स की तरह मैथमेटिकली। जैसे कि -2 कूलाम और +2 कूलाम कितना हो जाएगा भाई। अगर आपसे बोलो स्केलर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी बॉडी पे +2 कूलाम है और दूसरी बॉडी पे कितना है -2 कूलाम, और मैं आपसे बोल दूं कि Q1 इक्वल्स टू इतना है, Q2 इक्वल्स टू कितना है, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू कितना होगा, तो आप +2 और -2 इक्वल्स टू कितना कर दोगे, 0। अब इसको सिंपली जोड़ सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ। अगर ये वेक्टर होता तो फिर हमें वो करना पड़ता, वो आपको याद होगा पैरेललोग्राम मेथड कि ये हो गया Q1, ये हो जाएगा आपका Q2, फिर वहां पे डायरेक्शन वाला लफड़ा आता, फिर Q0 इक्वल्स टू Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2 cos थीटा लिखते। लेकिन क्योंकि ये स्केलर है तो इसको सिंपली मैथमेटिकल की तरीके से क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट लिखो इसमें। अच्छा, चार्ज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या आएगा आंसर, यस या नो? यस। तो आंसर है नो, चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्लास 11th में पढ़ी है तो फंडामेंटल क्वांटिटी में जो होते हैं 7 होते हैं, जिसमें टाइम, मास, लेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, कोण में कर देखो तो रेडियन और स्टेरेडियन, केल्विन, ये 6-7 थे आपके। उसमें कहीं पे भी चार्ज नहीं था, तो चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहीं पे एक छोटा सा लिख लेना, चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। Charge is not a fundamental quantity. Charge is not a fundamental quantity. अच्छा, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है बट इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की या किसी भी चार्ज पार्टिकल की। ठीक है, अगला भी लिखो, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज को ट्रांसफर आप कैसे कर सकोगे बताओ, मतलब चार्ज का ट्रांसफर कैसे होगा। जैसे कि ये एक बॉडी है A और ये एक बॉडी है B, मैं इस पे चार्ज को क्या करना चाहता हूं, ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा, कौन लेके जाएगा चार्ज। तो जवाब है कि A से या B से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसमें 2-4 चीजें हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलो, आपको पता है कि किसी भी बॉडी में, कोई भी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल होता है। नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल होने का मतलब है कि जितने उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतनी उस पर नेगेटिव भी है। तो न्यूट्रल का मतलब हो गया जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है। अब अगर मैं इस A से एक इलेक्ट्रॉन को निकालूं तो और उसको किस पे ट्रांसफर कर दूं, मैं B पे, तो B पे क्या होगा कि A पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और B पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहां से नेगेटिव चार्ज चला गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। तो इस पे प्लस ई चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो गया, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा आपका, -e चार्ज आएगा। अब कहने का मतलब ये है कि ये -e चार्ज हो गया और ये कितना, +e चार्ज हो गया। +e का मतलब हो गया कि 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, और माइनस का मतलब हुआ कि -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। माइनस, अगर अभी इसमें एक चीज ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा यही समझ लेंगे कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल में कि चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए जो
सोर्स है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। सर क्या प्रोटॉन नहीं हो सकता? जैसे कि हम प्रोटॉन को यहां से यहां ट्रांसफर कर दें, तो जवाब है कि प्रोटॉन भी हो सकता है, बट न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को निकालने में काफी मेहनत लगेगी। तो नॉर्मल कंडीशन में जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो केवल और केवल किससे होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। कल प्रोटॉन से भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब प्रोटॉन अगर एक यहां से निकाल के यहां चला गया तो इस पे क्या होगा? एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो इस पे प्लस चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस होगा। लेकिन प्रोटॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना बहुत क्या है? हार्ड है, क्योंकि वो किसका सब्सटेंस है, किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो अभी आप जाके पढ़ोगे बाइंडिंग एनर्जी नाम की चीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से बाहर निकालने के लिए उसके मुकाबले बहुत कम एनर्जी में वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अब समझो, चार्ज को ट्रांसफर करने का जो नॉर्मल स्टेट होगा वो किस मोड से होगा? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। अब जब इलेक्ट्रॉन का आप ट्रांसफर कर रहे हो, मान लो ए से आप बी पे क्या लेके गए? इलेक्ट्रॉन को लेके गए, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ केवल चार्ज लेके गया या अपने साथ मास भी लेके गया? चार्ज भी और मास भी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपने साथ दो चीजें लेके जाता है, एक चार्ज भी लेके जाता है और एक मास भी लेके जाता है। चार्ज की कंडीशन में वो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 होगा, वो कितना होगा आपका? 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। इसका मतलब सिंपल से ये है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो अपने साथ क्या क्या लेके जाएगा? मास भी और चार्ज भी। अब यहां से आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जैसे नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, उसके पास मास ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसके पास मास कम होगा। तो लिखो इस चीज को, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हैव हायर मास and positively charged body has Raju sings a song. Raju sings a song. Raju does not sing a song. lower mass. has lower mass. ठीक है, मतलब एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने लिखवा दिया ताकि आपको क्या रहे? याद रहे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं बना सकता हूं कि Na और Na प्लस में और Na प्लस, ठीक है मान लो, इन दोनों में कौन किसका मास ज्यादा है? Na का मास क्या है? ज्यादा है। और Na प्लस का मास क्या है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? निकल गया है। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास उसके नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास उसके नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। जैसे कि मैं ये बोल सकता हूँ Cl और Cl नेगेटिव में कौन भारी है? Cl नेगेटिव जो है वो हैवियर है ना थोड़ा सा, क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है। इस पे नॉर्मल है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। वैसे इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल मास की भी बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर कम, मतलब उसको कंसीडर किया जाए तो फिर ये Cl नेगेटिव जो है वो उसका मास जो होगा वो ज्यादा होगा और Cl का मास जो है वो कम होगा। इस तरीके से Na का मास ज्यादा होगा और Na पॉजिटिव का मास जो है वो कम होगा। अगला पॉइंट लिखो, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज हाँ भाई, चार्ज इज कंजर्व का मतलब क्या हुआ कि जितना चार्ज है वो उतना ही रहेगा। इट कैन बी क्रिएटेड इन पेयर और डिस्ट्रॉय इन पेयर। कहने का मतलब है कि एक चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो, चार्ज इज ट्रांसफरेबल है ना, उसको क्या कर सकते हैं आप? ट्रांसफर कर सकते हैं, बट आप उसको क्या नहीं कर सकते? क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, वैसे तो क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ये मान के चलेंगे उसको नाइदर क्रिएटेड और नॉर भी डिस्ट्रॉय, सिंपल केस में, है ना। अब बस उसको क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है आपने, जितना मास इनिशियल है बाद में भी उतना ही ग्रेड। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी है आपने, जितनी एनर्जी है बाद में भी उतनी ही रहेगी, बस क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से चार्ज भी क्या है? कंजर्व है। तो चार्ज कंजर्व है तो उसकी एनर्जी
एनर्जी बोल रहा हूँ, मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज कंजर्व। इसका एक एग्जांपल तो समझते हैं क्या है। जैसे कि ये मान लो एक बॉडी है, चार्ज इज कंजर्व्ड, इसके आगे एक और लिखो पॉइंट, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर? अब आगे चलते हैं, इस पे एक सवाल करने की कोशिश करते हैं, ताकि हर एक सवाल पे एक दो मैं हर एक प्रॉपर्टी पे एक दो सवाल करवा रहा हूं, ताकि आपको बात जो है वो समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर क्लास होगी केवल क्वेश्चंस की, जो आप आज पढ़ रहे हो उसके केवल क्या लेंगे हम, क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो फिर उसमें और अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि उससे कुछ बाहर नहीं जा सकता और उसके अंदर भी कुछ नहीं आ सकता। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया हमारा। अब फिजिक्स में हम क्या करते हैं ना, पूरे यूनिवर्स को आइसोलेटेड मान लेते हैं। ये नहीं कि अर्थ को अलग से माना, कुछ नहीं, पूरे यूनिवर्स एक सिस्टम हो गया। तो अब बताओ, अगर अर्थ फटेगा भी तो कहाँ रहेगा, यूनिवर्स में। तो जितना मास यूनिवर्स में पहले था उतना ही मास अभी भी है। फट गया तो जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी अभी भी है। फट गया, जितना चार्ज पहले था तब भी उतना ही है। कोई भी चीज यूनिवर्स के बाहर जा सकती है क्या? नहीं। तो हम फिजिक्स में क्या करते हैं, पूरे यूनिवर्स को आइसोलेटेड मान लेते हैं। बड़ा अच्छा है कॉन्सेप्ट अपने आप में। अब वैसे तो छोटी बॉडी को भी आइसोलेटेड मान सकता है, बस क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड मतलब उससे कोई चीज बाहर नहीं जानी चाहिए और उसके अंदर कोई चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब इस सिस्टम में तीन है, एक ए है, मान लो तीन बॉडी है, एक क्या है, बी है, और एक क्या है, सी है। इस पे मान लो ए पे कुछ चार्ज है +2 कूलम, बी पे है -5 कूलम और सी पे है +4 कूलम। क्लियर है मेरी बात? अब मैंने क्या किया, इन दोनों को टच करवाया, मतलब ए को बी से टच करवा दिया, बी को सी से, सी को ए से, आपस में टच करवा दिया। आपस में टच करवाने के बाद क्या देखता हूं मैं कि ये जो आइसोलेटेड सिस्टम था हमारा, इसमें ए अभी भी रहेगा, बी अभी भी रहेगा और सी जो है वो भी अभी रहेगा। अब यहां पे ये देखने वाली बात होगी कि ए के पास चार्ज अलग हो जाएगा, बी के पास चार्ज अलग हो जाएगा और सी का अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है हायर से किधर की तरफ, लोअर की तरफ। तो जो हमने इसको कांटेक्ट किया होगा तो जिसके पास ज्यादा होगा वो कम वाले की तरफ शिफ्ट हो गया होगा। अब जो नया सिस्टम बना, क्या बना, नया सिस्टम, उस नए सिस्टम में हम क्या देखते हैं, इसको समझना। ए पे हो गया +3 कूलम, बी पे हो गया -4 कूलम। तो मेरे को बताओ सी पे कितना होगा? 5 भाई मैंने पूछा, ए पे पहले 2 कूलम था, इस पे -5 था और इस पे कितना था, +4 था। अब मैंने इसको मिलाया जुलाया, मिलाने जुलाने पे मेरे को ए पे 3 कूलम मिला, बी पे -4 मिला, तो सी पे कितना मिलेगा, 4। नहीं सर 5 कूलम मिलेगा। 5 कूलम कितना मिलेगा बताओ? अरे 4 है, 5 कैसे बोल रहे हो भाई, समझाओ तो मेरे को। ये मर्जी चल रही है कि 4 भी बोल दिया 5 भी बोल दिया। 4 कैसे बोल रहे हो या 5 कैसे बोल रहे हो, अपनी मर्जी से? सर 4 ही होगा, क्योंकि सर वो उतना ही रहेगा ना, फिर वहीं पे बैलेंस में हुआ ना, उसमें चार्ज तो उतना ही है ना, ट्रांसफर ही तो हुआ है। हाँ ट्रांसफर हुआ है। पहले कितना चार्ज था? इस पे एक पे 5 था, -5 कूलम, ए पे +2 कूलम, हाँ। बी पे -5 हाँ। और सी पे +4। हाँ। तो ये तो बॉडी से बाहर जाएगा नहीं। हाँ बॉडी के अंदर ही तो है ये, इसको इसके अंदर ही तो मैंने मिलाया है और ये बन गया। तो वो उसमें बैलेंस रहेगा ना, चार्ज तो रहेगा ही। तो पहले कितना चार्ज था? पहले था टोटल। हाँ पहले, अरे चार्ज इसके अंदर का मतलब टोटल चार्ज इनिशियल इक्वल्स टू टोटल चार्ज फाइनल। तो इनिशियल में कितना टोटल चार्ज है? 11 मैं पागल हो क्या? इनेबल क्या होगा, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और अभी पहले प्रॉपर्टी में बताइए कि +2 +4 -5 होगा, यानी कि स्टार्टिंग में जो है वो 1 कूलम है नेट चार्ज, तो फाइनल में भी कितना रहेगा, 1 कूलम। इसका मतलब इस पे नहीं मालूम तो x मान लेंगे, और x मान लेंगे तो 3 + x और -4 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। क्योंकि अगर चार्ज इनिशियल 1 है तो फाइनल भी कितना होगा, 1 होगा। और 1 होगा तो ये बताओ कितना हो गया x बराबर। ये तो सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा ये बता दो।
कितना होगा? ये सॉल्व नहीं होगा। प्लस का 2 नहीं आ रहा। ये प्लस का 2 4 दिन में आएगा। कल पढ़ाऊं? ये बात कर रहे यार। प्लस का कितना हो गया? 2 गुलाब। अभी भी समझ में आया? ये इस प्रॉपर्टी के ऊपर कितने सारे सवाल बन सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं भाई। ऐसे नहीं है प्रॉपर्टी पढ़ लिया खत्म। ये सॉलिड लिक्विड गैस है क्या? क्लास 9 में भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, आपको सॉल्व तो करना आ गया, पता नहीं कैसे करोगे फिर पेपर में। बताओ जल्दी से एक और सवाल। इसमें 3 बॉडी है, 3 नहीं 4 ले लो इस बार। ए आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब कहने का मतलब कोई कहीं नहीं जा रहा, सब एक ही जगह है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इस पे मान लो +2, इस पे -3, इस पे +4 और इस पे +3 गुलाम। और इनको आपस में मिला दिया मैंने। मिलाने के बाद मेरे को ए यहाँ पे मिला, बी यहाँ पे मिला, सी यहाँ पे मिला, डी यहाँ पे मिला। ए बी सी डी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। ए पे मेरे को मिला +3, बी पे मिला मेरे को -2, सी पे मिला मेरे को +4, तो डी पे बताओ कितना होगा? डी पे है क्वेश्चन मार्क। भाई तो सिंपल सर, हम क्या करेंगे? टोटल चार्ज इनिशियल इक्वल्स टू टोटल चार्ज फाइनल। तो टोटल क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि चार्ज क्या रहने वाला है? कंजर्व। जितना पहले था उतना ही क्या रहने वाला है बाद में। और इनको जोड़ने के लिए मुझे कोई वेक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो अगर ये स्केलर है तो 2 4 2 6 और 3 कितना? 4 2 6 3 9 और 9 में से 3, तो 2 + 4 + 3 और -3 इक्वल्स टू, चार्ज फाइनल नहीं पता डी का, तो उसको x मान लिया मैंने। तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 4 -2 और प्लस कितना? x। अब ये 3 से 3 गया, 4 और 2 कितना हो जाएगा इधर? 6, 4 3 7, इधर बचेगा 5 + x। तो x बराबर कितना आ गया आपका? 1, यानी कि b वाले पे कितना आ जाएगा? 1। अभी चार्ज के ऊपर कुछ सवाल नहीं करवा रहा, अभी एक एक आधा सवाल करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में पूरे सवाल करवाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में पहले चार्ज की ढंग से प्रॉपर्टी पढ़ के आना, और नहीं पढ़ के आऊंगा तो फिर कुछ आएगा नहीं, तो मेरे से मत बोलना। अगला पॉइंट देखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। पहले नोट्स दिए थे कि इनको पढ़ के आना। अब चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होगा उसको देखो। कितनी प्रॉपर्टी लिख दी थी इससे पहले? 4 3, ये चौथी है। चार्ज इज मेरे काम को मिला क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड वर्ड कब यूज करते हैं इसको समझो। आपने केमिस्ट्री में भी वर्ड यूज किया है, क्वांटम नंबर्स यूज किया है। क्वांटम या क्वांटाइज्ड या ये क्वांटम का मतलब क्या होता है उसको आप पहले समझो, है ना। क्वांटम जैसे आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4, ये क्वांटाइज्ड है। 1.5 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। 1 और 2 के बीच में कितने नंबर है? 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं? कौन सा नंबर है? अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं? उसके बीच में इतने नंबर्स हैं कि तुम्हारी पूरी पुस्तें खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम उस नंबर को खत्म नहीं कर पाओगे। 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 और 1.5 पुस्तें धरती खत्म हो जाएगी, पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 और 2 के बीच का नंबर नहीं खत्म होगा। इतने नंबर है।
समझ में आ रही है? लेकिन क्वांटाइज्ड का मतलब हुआ कि या तो ये आएगा या तो ये आएगा। उसको और अच्छे से समझो तो समझ में आएगा कि क्या है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो ये क्वांटाइज्ड में मतलब बीच की वैल्यू नहीं ले सकते आप। बीच की वैल्यू है लेकिन उसको ले नहीं सकते। उसको समझो कैसे, अभी ढंग से समझाऊंगा मैं। जैसे कि अगर आप समोसे लेने जाओगे दुकान पे, तो अगर मान लीजिए 5 रुपए का एक समोसा मिल रहा है, आपके पास 7.5 रुपए, तो क्या आप 1.5 समोसा लेके आओगे? या तो वो 1 समोसा देगा या तो वो 2 समोसा देगा। 1 और 2 के बीच का कोई समोसे का मतलब नहीं है। इसी तरीके से जो आप क्वांटम नंबर्स ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हो कि या तो इस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, जो फिक्स ऑर्बिट है, या तो फिर उसके अपर ऑर्बिट में लगाएगा। बीच में ऑर्बिट्स नहीं है क्या? है, लेकिन उनमें वो उनको परमिशन नहीं है लगाने की, इसलिए वो क्वांटाइज्ड है। या तो इसमें या तो इसमें, इनके बीच में कहीं जगह है लेकिन इनके बीच में रह नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, ऑर्बिट नहीं है, लेकिन उनके बीच में जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लियर है? अब क्वांटाइज्ड का मतलब समझो। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे क्वांटाइज्ड है। अगर ये ए है और ये बी है, मान लो ए से आपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। कितने इलेक्ट्रॉन को? एक इलेक्ट्रॉन। तो बी पे नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। और ए पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर इसकी मैं बी पे चार्ज की बात करूं तो चार्ज ऑन बी वो कितना आएगा? माइनस का 6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। इसको हम सिंपली ई बोल देते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई से। ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन भेजने पे सोचो आपने एक और इलेक्ट्रॉन भेज दिया तो कितना और चार्ज चला गया? इसका डबल हो गया या नहीं हो गया? अब 2 इलेक्ट्रॉन भेजने के बाद जो चार्ज ऑन बी है वो कितना हो जाएगा बताओ? -2 × 1.6 × 10⁻⁻⁹, दैट इज 3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलम। होगा या नहीं होगा? होगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर 3 भेज दिया तो इसका ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब कितना? 3 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम इक्वल्स टू हो जाएगा ये 4.8 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब बताओ आप एक इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे तो आप इतना चार्ज दोगे। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे तो आप इतना चार्ज दोगे, और 3 लेके जाओगे तो इतना, और 4 लेके जाओगे तो 6.4 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी बॉडी को भैया 2.0 × 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज दे दो, तो क्या आप ये दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये कितना है? 1.6। अगर एक इलेक्ट्रॉन और गया तो चार्ज कितना हो जाएगा? 3.2। क्या इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है, वो टूटेगा नहीं। तो इसका मतलब कि चार्ज या तो 1.6 जाएगा या तो 3.2 जाएगा। इसके बीच में नंबर है या नहीं है? लेकिन चार्ज जाएगा। कितने नंबर है? पुस्तकें खत्म हो जाएंगी लिखते लिखते। इतने नंबर हैं, समझ रहे हो? लेकिन उन नंबरों से इसको कोई लेना देना भैया। ये साफ साफ कह रहा मैं तो क्वांटाइज्ड हूं। या तो मेरे को 1.6 के फैक्टर में ले जा, या तो 1.6 ले जा, या तो फिर 3.2 ले जा, या फिर 4.8 ले जा। ये नहीं कि तू बीच का तू आएगा कि 5.0 दे दू ना, 4.8 दूंगा और फिर डायरेक्ट क्या दूंगा? 6.4। 4 ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 6.4। समझ रहा है मेरी बात? तो क्वांटाइज्ड का मतलब ये हुआ। अब देखो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा, Q = प्लस माइनस का क्या होता है? NE, जहां पे N की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब इंटीग्रल नंबर होगा कुछ ना कुछ। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये Ne कैसे आया? ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो E लिखोगे या नहीं लिखोगे? और मैंने बोला कि 1.6 से लेकर के इसको क्या वैल्यू बोल देते हैं? E बोल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2E। और फिर ये कितना हो जाएगा? 3E। चौथा निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 4E। और NF निकालोगे तो कितना हो जाएगा? Ne। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिटिव। किसका मास ज्यादा है? B का मास ज्यादा है। मास ऑफ B इज ग्रेटर देन द मास ऑफ A। कुछ समझ में नहीं आया? नोट करो इसको। तो ये क्वांटाइज्ड का मतलब समझ में आया? बीच में चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि बीच में चीजें नहीं है, लेकिन वो उन नंबरों को ले नहीं सकता। इंटीग्रल मल्टीपल में जाएगा। किस में जाएगा? इंटीग्रल मल्टीपल में जाएगा।
अब इसके छोटे छोटे वो हैं जो जल्दी जल्दी लिखो फटाफटा। देखो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल। और अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। ये तो कॉमन चीज है, इसमें क्या बताओ। लिखो इसके ऊपर, देखो कैसा कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आपको एकदम बढ़िया कि फिजिक्स फिजिक्स है, जब तक उसको ढंग से समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। लिखो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, like charges repel each other, while unlike charges attract each other. हाँ, like charges repel each other while opposite charges attract each other. Like charges repel each other while unlike charges attract each other. unlike charges